call is now being recorded. This call is now taking notes. शिक्षक सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैम उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, समवाई फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुनीता राघव जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज में ट्रीटाइज 16 और हम लोग उसमें ऊर्जा के जो स्टेग्नेशन के मूलभूत उसके लॉस थे उन पर चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद में तरक 3 भाग 1। तरक 3 के जो भाग 1 है उस पर हम तो चर्चा कर रहे थे। तो जब भी कभी आयुर्वेद की बात हम लोग करते हैं तो उसमें सिद्धांत बहुत स्पष्ट है आयुर्वेद में, और उन्हीं सिद्धांतों को चाहे वो चाइनीज में अप्लाई करिए चाहे किसी थेरेपी में, कि कोई भी रोग है तो कोई सिम्टम आ रहा है तो उस सिम्टम के बारे में हम पता करते हैं कि कारण क्या है और कारण का फिर क्या हम कैसे करें कि ये रोग दूर हो जाए। तो उसको यहाँ पर सूत्र में कहा था कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्था तो परिणाम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बोधे पितामह। यहां से हम लोगों ने खत्म किया था कि भाई कोई भी होगा तो कोई कारण होगा, कोई पहले लक्षण आएगा, लिंग सूत्र आएगा, फिर हमारा उसका क्या कारण है वो आएगा हेतु सूत्र, और फिर हमारा आएगा औषध सूत्र कि क्या हम उसको द्रव्य दें। हमारा औषध है मैग्नेट और एक्यूट पॉइंट्स पर हम लोगों का उन पर ट्रीटमेंट। तो अब इसी को चर्चा आगे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि भाई क्या है, हमारे एक पॉइंट्स है उन पर है। तो हेतु सूत्र में 3 जो कंसेप्ट चरक में दिया गया है उसमें 3 कंसेप्ट है, तो वो जो उनको समझ लीजिए पहले। तो उसमें कर्म, इसमें कर्म भी है। देखिए काल जहां पर है हेतु सूत्र में, हेतु सूत्र में इन्होंने बताया है काल असात में इंद्रिया संयोग और कर्म। कर्म कैसे माना गया उसकी चर्चा हो रही है। तो जो चरक में कहा गया, चरक संहिता ओरिजिनल उसमें कहा गया, चरक हमारा चरक 3 चरक 1 में नहीं, कि काल बुद्धिन्द्रियार्था नाम योगो मिथ्या न चाति च। ये वो कह रहे हैं कि 3 चीजें काल कह रहे हैं और बुद्धि कह रहे हैं और इंद्रियों के जो असात में इंद्रियात संयोग तीसरा। तो काल कह रहे हैं, काल नंबर 1। नंबर 2 पर वो कह रहे हैं कि बुद्धि। अब बुद्धि के माध्यम से करते क्या है, बुद्धि के माध्यम से कोई कर्म करते हैं, इसलिए कर्म की अवधारणा यहाँ ली गई। तो चरक हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो चरक में अवधारणा ली गई वो कर्म की इसलिए ली गई, या चरक में भी इसीलिए ली गई कि बुद्धि के माध्यम से कोई कर्म करते हैं इसलिए। तो काल सबसे पहला फैक्टर है। अब काल को हम लोग क्या समझें कि देखिए काल को यहाँ बहुत व्यापक लिखा हुआ है कि पहला घटक काल है। काल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि काल कहाँ है। आपको काल दिखाई पड़े या न पड़े, आप कहते हैं कि हमारे घड़ी, हमने घड़ी लगा रखी है, तो हमारी घड़ी मॉडर्न साइंस भी कह रहे हैं कि हमारी घड़ी एक अंदर है शरीर में जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो भी उसी तरह एक्टिव है जितना कि हमारी बाहर की क्लॉक। उसको भी अगर बता दीजिए कि 4 बजे जगना है तो 4 बजे जगा देगी आपको। तो वो क्लॉक इसीलिए कहते हैं वो काल से गवर्न है। तो काल की अवधारणा ऐसी अवधारणा कि कोई भी घटना, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति बिना काल के आवरण के संभव ही नहीं है।
आप किसी समय जागेंगे वो काल है, किसी समय काम करेंगे वो काल है। आप बचपन से बच्चे से युवा होते हैं काल की उसमें, और अधिक उम्र लेते हैं वो काल के आवरण में, और अधिक जरा बुढ़ापा जितना आता है वो काल के आवरण में। इवन ये भी कहा गया कि काल के आवरण में तीनों घटक हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, तीनों। क्योंकि भारतीय दर्शन में और प्राच्य दर्शन में, जो प्राच्य माने हमारा जो पूर्वी वाले, इन पूर्वी दर्शनों में पश्चिम दर्शनों से अलावा, जैसे चाइना भी उसी में शामिल है, इनमें ये अवधारणा है कि जीवन जो है प्रारंभ से चलता है और जीवन समाप्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि भूतकाल जो है वो हमारा वो, वहां से हम जन्म लेते हैं, फिर आगे यहाँ जन्म लिया, उसके वजह से कौन सा है, जिसको हम लोग चाइनीज में भी कहते हैं हम लोग, कि हमारे पास एक इसेंस फैक्टर है, और वो इसेंस फैक्टर या हमारे पास इंद्रियों में जो आया, किडनी में आया हुआ है, वो हमारे पूरे ईश्वर की वजह से, माता पिता की वजह से, और हमारे पूर्व जन्म के संचित जो कर्म है, जिसको अगर हम लोग आयुर्वेद की भाषा में कहें तो हम कहेंगे भाग्य, वो भाग्य की अवधारणा है। और जो हम लोग इस जन्म में करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। तो भाग्य का अवधारणा वहां भी है, हम लोग भी यहाँ भी वही अवधारणा को लेकर चल रहे हैं कि जीवन कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। गीता, वहां देख, भारतीय दर्शन सारे उसमें है। गीता में कहा कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे शरीर में बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा आता है, वैसे ही मृत्यु भी एक अवस्था है। तो यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य तीनों कंटिन्यूअस में है, तीनों कंटिन्यूटी में है, इसलिए जीवन समाप्त नहीं होता। ये अवधारणा है भारतीय दर्शन में। तो काल की अवधारणा में सब शामिल है, चाहे आप ऋतुएं हो रही है तो काल की अवधारणा में काल से गवर्न हो रही है, आप सर्दी गर्मी हो रही है तो काल की अवधारणा है, दिन रात हो रहा तो काल की अवधारणा है। तो इसलिए काल सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वायु के, अगर कहें मन और वायु, क्योंकि मन तो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली है। उसके बाद वायु शक्तिशाली है जो भौतिक रूप में है, वो पराभौतिक शक्ति है मन। लेकिन द्रव जो हमारा वायु है वो हमारी भौतिक शक्ति है, काल पराभौतिक शक्ति है। तो काल बहुत महत्वपूर्ण है। काल की अवधारणा के अगर इसकी उपेक्षा कोई भी करेगा, कभी भी करेगा, तो यानी आपका जीवन उतना, आपका व्यक्तित्व जो है बहुत परिमार्जित, परिष्कृत या उच्च नहीं बन सकता। ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो हम लोग कहते हैं पुरुषार्थ जो है, जो हम लोग इस जन्म में कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है, और जो प्रारंभ में हम लोग पूरे जन्म में कर चुके हैं उसको हम लोग या तो कहते हैं कि देव ही हमारा वो है। तो देव माने भाग्य, देव या भाग्य का कंसेप्ट जो है वही है जो वो चाइनीज में कह रहे हैं कि हमारे जो किडनी में आ रहा है वो इसेंस आ रहा है, वो जो ईश्वर दे रहा है, जो माता पिता दे रहे हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के कृत कर्मों का आ रहा है वो। तो यहाँ भी वही अवधारणा है, वही। ये सब प्रश्न चरक में सब प्रश्नोत्तर के रूप में है। जैसे येलो एम्परर में भी प्रश्नोत्तर के रूप में सारी चीजें हैं। वहां भी जब महर्षि भरद्वाज पढ़ कर आए थे, सुन से साक्षात ज्ञान प्राप्त करके आए थे, तो पढ़े नहीं थे, ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर के माध्यम से जब आए तो वो यहाँ पढ़ा रहे थे, यहाँ ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, यहाँ तो पढ़ा रहे थे। और वो उन्होंने अपने अत्रि के पुत्र जो थे, आत्रेय नाम था, तो वो अपने शिष्य आत्रेय को पढ़ा रहे थे। फिर आत्रेय ने वही चीज बताया जो आत्रेय, जो मेन हमारा चरक संहिता है वो आत्रेय के बाद शुरू होती है। तो आत्रेय ने अपने, जो आत्रेय का नाम पुनर्वसु आत्रेय था पूरा नाम, और उन्होंने स्वामी अग्निवेश को बताया, जो महर्षि अग्निवेश थे उनको बताया, और महर्षि अग्निवेश ने बाद में अपने शिष्यों को चरक और सुश्रुत वगैरह को बताया। तो अग्निवेश ने ही ये चरक की शुरुआत कर दिया, चरक संहिता की शुरुआत महर्षि
अग्निवेश ने शुरू कर दिया था। लेकिन जो उसको डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट प्रोसेस बाद में हुआ, जिसमें चरक ने ध्यान लिया अलग से, और सुश्रुत ने, तो सुश्रुत की जो लिखी वो सुश्रुत संहिता हो गई, और जो चरक ने लिखी वो चरक संहिता हो गई। देखिए, काल के परिणाम क्या है? मौसम, ऋतु और जलवायु से प्रभावित और उत्पन्न रोग। कोई भी आप सर्दी, आपका टेम्परेचर डाउन हुआ, सर्दी लग गई, काल। गर्मी हुई, आपको बुखार आ गया, काल। इवन पीरियोडिक डिसऑर्डर हुए, वो भी। सर्दी गर्मी से उत्पन्न सर्दी जुकाम नजला सब, अर्थराइटिस, लू लगना, चक्कर आना, रक्त प्रवाह में अवरोध। कभी आप देखिए जाड़े में आपका स्क्वीजिंग होती है, सर दर्द करने लगता है स्क्वीजिंग की वजह से। गर्मी में सर दर्द करता है, गर्मी की वजह से बढ़ता है। तो बीपी, लो बीपी, हाई बीपी, सब ये है। नोज ब्लीड, हेमरेज, गैस्ट्रिक, पित्त, पित्त क्या है? अग्नि, गैस्ट्रिक, अनिद्रा, असमय निद्रा, ये सब शामिल है उसमें। ये काल के परिणाम में ही क्या है, हम बचपन से आगे बढ़ते हैं। एक जब शरीर का परिवर्तन होता है, शरीर के साथ साथ भौतिक और पराभौतिक दोनों लेवल पर परिवर्तन होता है। मन विकसित होता है, अधिक जानना चाहता है। तो ये सब चीजें हैं जीवन में जो काल के परिणाम के रूप में है। आफ्टर ए पर्टिकुलर एज, ये कहिए कि मान लीजिए 30-35 वर्ष की उम्र, 40 कह सकते हैं, 40 वर्ष की उम्र के बाद जो क्षण डिजेनरेशन शुरू होता है, वो दूसरा पीरियड होता है। तो पहला ग्रोथ का है और दूसरा डिजेनरेशन का है। मॉडर्न साइंस कहती है एक उम्र में एक डिजेनरेशन का एक उन्होंने परसेंटेज बनाया हुआ है, वो कम ज्यादा हो सकता है किसी में, कि वो डिजेनरेशन इतना होगा तो नॉर्मल डिजेनरेशन माना जाएगा, और इससे अधिक होगा तब तब बोलते हैं कि नाउ इट इज डिजेनरेशन। लेकिन नॉर्मल को वो मानते हैं कि ये सब है। फिर काल ने क्या किया, इन्होंने जो हमारा भारतीय दर्शन था, तो उसमें चरक संहिता में भी और सारे उसमें भी काल को, जो ब्रह्मांड का काल था, उसको युग में बांट दिया। युग में बांट दिया। उन्होंने कहा कि पहले हमारा सबसे पहले आया, उनका सतयुग आया, फिर उनका कलयुग आया, वो सतयुग के बाद द्वापर आया, त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, और द्वापर के बाद कलयुग आया। अब उन्होंने कहा कि अब कलयुग चल रहा है। तो जो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग की उम्र उन्होंने बताई 4,32,000 वर्ष, और इससे जब जस्ट डबल 8,64,000 आपने कहा कि उसकी द्वापर की है। द्वापर से जो है उससे डबल आपका त्रेता में है, और त्रेता से डबल आपका उसमें है। तो वो कुल मिलाकर देखिए 4,32,000, उधर 8,64,000, फिर त्रेता में 4 लाख, वो तीसरे गुना, डबल नहीं 3 गुना, 12,96,000, और उसकी 17,78,000 वर्ष। तो ये उसी तरह उम्र भी परिवर्तन आया कि जो हमारी कलयुग की उम्र थी, जहां सतयुग की उम्र 400 वर्ष थी, वहां 300 वर्ष हो गई त्रेता में, 200 वर्ष हो गई हमारी द्वापर में, और हमारी 100 वर्ष हो गई। तो ये 100 वर्ष में है। अब इस समय जो कलयुग, जो जीवेद श्रद्धा शतम वाला कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट है उनका, और ये संभव भी है, वो बहुत बड़ी बात नहीं कि। फिर जो काल विभाजन कहा है आयुर्वेद में, वो छोटे से लेकर के बड़े तक का, निमेश सबसे छोटा, फिर काष्ठा, फिर कला। आप लोग कभी ज्योतिष में पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आएंगी। ये काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्रि, पक्ष माने 15 दिन, मास 30 दिन, 28 दिन जो भी है, ऋतु 3-4 महीने, वर्ष, युग, ये काल के विभाजन है। तो सबसे छोटी निमेश है और सबसे बड़ी युग है। तो वही उन्होंने कहा। अब इसको हम लोगों ने जो आयुर्वेद में अपने में 6 नंबर पे रखा, फिंगर नंबर 6 में हम लोग लेफ्ट
रिंग फिंगर में रखा ना, तो इनको काल को रखा, और इसको हम लोगों ने मॉडर्न साइंस से जोड़ा नर्वस सिस्टम से। तो फर्स्ट सेमेस्टर तक हम लोग काल मानते हैं, और सेकेंड सेमेस्टर के बाद हम लोग जो समझ जाते हैं काल क्या है, तो हम लोग नर्वस सिस्टम पर चर्चा कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का जहां ट्रीटमेंट करना वहां काल का ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो स्थूल विभाजन में देखिए हम लोग पढ़ते क्यों हैं, हम लोग पढ़ते हैं जान जाए, कभी कभी इनके आधार पर भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए अभी आपने पढ़ा होगा कभी कि काल के आधार पर ट्रीटमेंट, पढ़ा है आयुर्वेद में? बोलिए, किसी ने पढ़ा है? नहीं। समय के हिसाब से बहुत से ट्रीटमेंट हो रहे हैं, 2 सीडेट 1 टोन ऐसे होता है ना, तो वही वाला है, उसी इसीलिए पढ़ना जरूरी है कि देखिए सब ऋतुओं को जान जाइए, और ये इन ऋतुओं के आधार पर भी बहुत से लोगों में परिवर्तन होता है। अगर हम लोग शिशिर का, शिशिर माने ठंडा, खूब ठंडा जनवरी फरवरी, उसके बाद मार्च, फिर बसंत ऋतु शुरू हो जाती है, सबसे राजा वही कहा जाता है, स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, बसंत, तो मार्च अप्रैल में हो, ग्रीष्म मई जून में, वर्षा जुलाई अगस्त में, शरद, फिर थोड़ा शरद माने वर्षा बीत शरद ऋतु आई, रामचरितमानस में कहा गया है। तो वर्षा बीती और शरद ऋतु आई, तो वर्षा जैसे खत्म हुई वैसे शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर में आ गई, और फिर उसके बाद हेमंत, थोड़ा सा ठंडक, थोड़ी सी ठंडक आई नवंबर दिसंबर में, और फिर हमारी शिशिर आ गई। तो ये जो ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं के आधार पर भी परिवर्तन प्रकृति में होता है, और हमारे अगर प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो कुछ भी यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष, तो प्रकृति में परिवर्तन हुआ तो हमें परिवर्तन होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि प्रकृति भी, वात क्या है, वात भी तो गवर्न होती है बात प्रकृति से, आकाश वायु। तो जो भी जल है तो वो भी हमारा जल, अग्नि बढ़ी तो हमारा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ठंडक बढ़ी तो हमारा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए अब इन पर चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं कि काला जो रोग, अब देखिए, अब ये काल समझ लीजिए, आदान काल आप कठिन लग रहा हो तो आप पीरियड ऑफ लो न्यूट्रिशन समझ लीजिए। जो सूर्य का 24 घंटे का मूवमेंट होता है, और हम लोग कहते हैं कि अब, जैसे अब हम लोग बोलते हैं कि अब सूर्य जो है उत्तरायण हो गया, कहते हैं ना, तो यानी उत्तरायण हो गया, तो जैसे सूर्य उत्तरायण होता है तो वैसे ही पीरियड ऑफ लो न्यूट्रिशन शुरू होता है। इसमें कौन से हैं? शिशिर है, शिशिर से शुरुआत होती है, ठंडक से शुरुआत हुई, खत्म हो रही है इसमें, उसके बसंत और ग्रीष्म ऋतुओं में बसंत होगी, फिर ग्रीष्म होगी, और यहाँ माघी, अभी माघी अमावस्या, फाल्गुन, अब फाल्गुन आ जाएगा, होली, तो माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, आषाढ़ माने उसमें बारिश होना शुरू हो जाती है। तो चैत्र, माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये मास है, और शिशिर वसंत ग्रीष्म ऋतुएं होंगी। फिर क्या होगा? सूर्य उत्तरायण हो गया है, सूर्य उत्तर दिशा की ओर आ गया है, तो यानी अब दिन लंबे होने लगेंगे। यह काल अग्नियुग प्रधान है, अग्निगुण। सूर्य उत्तरायण माने अब दिन भर खूब गर्मी रहेगी, और सूर्य हमारे नजदीक हो गया है। वायु अत्यंत रुक्ष, अब वायु जो है रूखी होने लगेगी, अब आपके त्वचा में थोड़ा सा होने लगेगा, और जो गर्मी मानते हैं तो उनको गर्मी अधिक लगेगी। वायु प्रचंड, बसंत में वायु सबसे अधिक मानते हैं ना, उसका विंड है, चाइनीज मानते हैं कि बसंत की जो विंड है वो उसकी पावर है, एनर्जी है। चंद्रमा का बल क्षीण, सूर्य प्रचंड है, चंद्रमा का बल क्षीण है। सूर्य का बल पूर्ण हो जाएगा। सूर्य क्या करता है? सांसारिक वस्तुओं का शोषण करता है, सोख लेगा, समाप्त कर लेगा ये, और ये तिक्त कषाय कटु रसों की वृद्धि होगी, और दुर्बलता, इसमें जो है व्यक्ति में जो पुरुष, इसको पुरुष कहा गया है, उसमें दुर्बल, मतलब अब इसमें जो है अंदर से शक्ति नहीं अर्जित होगी,
सूर्य का बल होगा तो सूर्य सोखेगा, आपकी शक्ति को सोखेगा, ये कंसेप्ट है। और इसीलिए इस वाले काल में माने जब हम लोग 1-2 की बात करते हैं तो 1 में आकाश है, दूसरे में वायु है। तो वायु बढ़ी है, देखिए वायु रुक्ष होने लगी है, रुकी, तो वायु को सिडेट करके हम लोग 1 को टोन कर देंगे तो दोनों, तो हमको फायदा होता है इस युग में, शुरुआत में। फिर पीरियड ऑफ लिबरेशन, लिबरेशन, अब स्वतंत्र में थोड़ा सा लिबरेशन आया, अब थोड़ा सा हमारा बढ़िया फील होने लगेगा हमको। कैसे? इसमें क्या होगा, मास, अब इसमें क्या होगा, हिंदी के मास में श्रावण, जिसको सावन बोलते हैं, भाद्रपद माने भादों, आश्विन सावन भादों, ये अश्विन को कुमार बोलते हैं, कार्तिक बोलते हैं कार्तिक को, मार्गशीर्ष को अगहन बोलते हैं, और इसको पौष को पूस बोलते हैं। तो सावन भादों कुमार कार्तिक अगहन पूस, ये मास हो गए जो अपभ्रंश के रूप में, और शुद्ध में मार्गशीर्ष और पौष। वर्षा और शरद और हेमंत, अब वर्षा शुरू हुई इस वाले काल में, और हेमंत और शरद शुरू हुई, तो ये इस काल का विशेषता होंगी। सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, दक्षिण तरफ चला जाएगा। ये काल शीत गुण प्रधान है, ठंडक है खूब इसमें। देखिए शरद हेमंत, वायु में रुक्षता की अधिकता नहीं होती है, रुखी उसमें नहीं होगी। चंद्रमा का बल पूर्ण होगा, चंद्रमा का बल पूर्ण होगा, सूर्य का बल क्षीण हो जाएगा, सूर्य का बल घटेगा, चंद्रमा होगा। चंद्रमा सांसारिक वस्तुओं को तृप्त करता है, यानी आपको एनर्जी देता है। स्निग्ध अम्ल मधुर लवण रसों की वृद्धि होगी, और बल की प्राप्ति होगी, ये उसका। अब एक होता है बल, बल को अगर हम लोग कहें तो बल को कैसे हम कह सकते हैं, देखिए 3 तरह के बल हो सकते हैं। एक जो आपने माता पिता से अर्जित किया, पूर्व जन्मों से अर्जित किया, ईश्वर से अर्जित किया, इसको हम सहज बल कह सकते हैं। ये आपका नॉर्मल सहज बल है, कोई मोटा है, कोई हेल्दी है, कोई कम हेल्दी, ये सब अपना सहज बल है। दूसरा कालज बल हुआ, एक ही व्यक्ति, एक ही पुरुष कई काल में अलग अलग बल को रहेगा। कालज, बचपन होगा कम, युवा होगा अधिक शक्ति, बाद में कम शक्ति। दूसरा क्या होगा, एक ही पुरुष है, वही ग्रीष्म में उसका कम बल होगा, शीत ऋतु में अधिक बल होगा। तो ये कालज बल के प्रतीक है। और दूसरा होगा, एक होगा हम कृत, मतलब जो कहते हैं आर्टिफिशियली जो हम जनरेट करते हैं, वही बल है, युक्त कृत बल। कैसे युक्त होती है, हम गए और जिम वाले ने कहा कि आप जो है ये पीना शुरू कर दीजिए, तो हमने न्यूट्रिशन देना शुरू किया, प्रोटीन, और उसने कहा कि आप एक्सरसाइज करिए। तो वो जो वो करा रहा है वो युक्त कृत बल है। किसी आर्टिफिशियली कोई चीज से आप क्रिएट कर रहे हैं तो अपने बल को बढ़ भी जाता होगा, बढ़ता भी होगा, ऐसा नहीं कि बढ़ता नहीं है, तो बढ़ता भी होगा। तो ये जो है हमारा युक्त कृत बल, 3 तरह के बल हुए। एक सहज बल जो जीवन में जो जिस रूप में जन्म लिया है वो आपको बल मिला हुआ, एक माता पिता से, विरासत में ईश्वर से, और प्रगत से, और पूर्व जन्मों से जो आपके संचित कर्म है जिनको आप भाग्य कहते हैं। दूसरा बल कालज बल हुआ, काल के हिसाब से आप में बल बदलता रहता है, और दूसरा ऋतुओं के हिसाब से भी आपका बल बदलता रहता है, ये कालज बल हुआ। तीसरा बल हुआ युक्त कृत बल, जो युक्ति से आपने किया और वो बल को आपने क्रिएट कर लिया, कुछ आपने न्यूट्रिशन अधिक लेना शुरू कर दिया तो आपका बल बढ़ गया। कुछ लोग 30 अंडे केवल खाते हैं, अंडे में बीच वाला नहीं निकाल देते हैं, बीच वाला पीला वाला निकाल देते हैं, वो खाते हैं उसमें, ये सब अलग अलग है। तो ये युक्त कृत बल है, कुछ प्रोटीन पीते हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो ये ठीक, हम लोग आगे चले, जो हम लोगों को पढ़ना है। अब इसमें दूसरा बताया गया है कि ये प्रहर के हिसाब से कैसे। तो पहला हम लोग जान लें कि बहुत से शब्द आते हैं। देखिए 3 चीजें हैं, 3 शक्तियां हैं। एक हम लोग कहते हैं तापमान, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या प्रतीक है, अगर टेम्परेचर कहें तो टेम्परेचर प्रतीक किसका है, हीट का ना, अग्नि का। वायु दाब क्या है, तो वायु का।
वायु दाब माने हवा का दाब कितना है, और आठ दाब माने क्या है, जल की शक्ति। तो तीन शक्तियां, जल, अग्नि और वायु, उन्हीं की शक्ति के रूप में हम लोग तापमान, वायुदाब और आर्द्रता को लेते हैं। ये भी उसी का है। प्रत्येक दिवस में 4 प्रहर होते हैं। तो पहला ब्रह्म मुहूर्त, 4 बजे तक का समय जो है, पहले कहते थे ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धि, यानी आप ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। तो 4 बजे का समय जो है ये ध्यान, चिंतन, मनन के लिए उपयोगी है। ब्रह्म की शक्ति से आप उसमें ध्यान मनन करते हैं तो आपकी चेतना जो है, आपका मस्तिष्क बहुत शांत रहता है, क्योंकि आप निद्रा लेकर के अपना आराम करके अब आते हैं, तो ये आपका उपयोगी है। फिर 4 से 8 बज के जो कहा जाता है उषः काल कहा जाता है। सूर्य की रश्मियां आती हैं तो ये उषः काल है। तो कभी कभी इस का सेवन करने से ये वाली जो है विटामिन डी की भी प्राप्ति अच्छी होती है 4 से 8 बजे के समय में। ये भी तो ये क्या करता है, नवीन कार्य करने की नई स्फूर्ति प्रदान करता है। फिर 8 से 12 बजे मध्याह्न का समय हम लोग मानते हैं, मध्यमान। 12 से 4 बजे का समय अपराह्न है, और 4 बजे से 8 बजे का सायंकाल, तथा 8 बजे से 12 बजे तक रात्रिकाल, यानी रात को 8 बजे से 12 बजे तक रात्रिकाल है। तो कहते हैं कि 12 से 4 और 8 से 12 दोनों, रात्र के 12 से 4 और 8 से 12 रात वाला, ये दोनों प्रहर सबसे ठंडे हैं। और दिन में जो 8 से 12 होता है और 12 से 4 शाम का जो होता है, ये सबसे गर्म होते हैं। और प्रातः 4 से 8 बजे और सायंकाल 4 से 8 बजे ये न तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडे। तो ये एक दिन 24 घंटे का अगर कहना चाहें तो ये उसका उसी के आधार पर ये विवेचना की गई है। एक विवेचना हो गई। दूसरा क्या हुआ, अब हम लोग आ रहे हैं जो मेन हम लोग का काम है कि हेतु सूत्र में क्या हमको करना चाहिए। तो हम लोगों ने काल की उत्तरता कहाँ किया, हमने कहा कि नर्वस सिस्टम, हमने कहा काल की सूचना हमको कहाँ से मिलती है। हम कहते हैं कि दिन है, रात है, ये सूचना हमको ब्रेन में 2 पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक हमारा ब्रेन है और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये सारी सूचनाएं स्पाइनल कॉर्ड से मिलती हैं, और हमारे इन सब स्किन में जो हमारे बैठे हुए हैं द्वारपाल, या जिनको कह सकते हैं हमारे सेंसर्स, ये हमको सूचना देते हैं कि गर्मी आ गई, ठंडक आ गई, रात हो गई, दिन हो गई, ये सब सूचना देते हैं। तो यानी नर्वस सिस्टम को माना गया। तो मॉडर्न साइंस से जब जोड़ा गया तो हम लोगों ने कहा कि फिंगर नंबर 6 में हम लोगों ने काल को जोड़ रखा था और कहा कि यही नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन यहीं से जा रही है, ये हम लोगों ने, तो काल की तुलनाता हम लोगों ने मानव शरीर में फिंगर नंबर 6 में किया। ठीक है। फिर हम लोगों ने आगे कहा, अब चूंकि पराभौतिक की बात कर रहे थे, तो काल, दिशा, मन, आत्मा, ये हमको करना था। तो हम लोगों ने 6 नंबर पे शुरू किया। 7वें नंबर में हम लोग कहा कि सेरेबेलम, 7वां नंबर देखा दिशा है, दिशा में मूवमेंट, दिशा, मूवमेंट। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि जो सेरेबेलम है वो हमारा छोटा ब्रेन जिसको बोलते हैं, पीछे होता है सेरेबेलम, छोटा ब्रेन है। तो यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आती है, और ये कंट्रोलर भी है आपको मूवमेंट का। तो इसकी वजह से अगर ये डैमेज हुआ तो ये आपको चलने में, काम करने में, आपको डिस्टेंस मेंटेन करने में, जैसे आपको चल रहे हो तेजी से, सामने दीवार आ जाए तो ये बताता है कि दीवार है और आप बाएं तरफ उठ जाइए। अगर ये नहीं है तो यानी सेरेबेलम कमजोर है, तो आप दीवार से टकरा सकते हैं। हाथ आपका पकड़ने को दौड़े कोई चीज को, और हाथ आपका डगमगाने लगे, वहां पहुंच न पाए, या अनुमान न लगा पाए कि हम ये पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे। ये सब आपके प्रोडिक्शन जो है वर्चुअली होते हैं सेरेबेलम में, और इसको हम लोग कहते हैं चुंगी चौकी। कोई भी नर्व इंफॉर्मेशन लेके जाएगी तो इसके माध्यम से जाएगी, बिना इसको सूचना दी हुई जाएगी नहीं। वहां से कोई ऑर्डर लेके आएगी तो बिना इसको दिए जाएगी नहीं, चुंगी चौकी के रूप में। फिर हम लोगों ने कहा फिंगर नंबर 7 के बाद 8 हो गया, तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया लिम्बिक सिस्टम को, विचारों के लिए मन।
तो यहाँ पर हम लोगों ने काल दिशा मंत्र में हम लोगों ने विचारों का रखा कि जो भी विचार आप करते हैं वो हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, तो वहां पर हम फिर हम लोग ब्रेन को, जब ब्रेन के लास्ट पार्ट को था तो आत्मा को हम लोगों ने दिया लेफ्ट थंब में, और हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर हमारा कॉर्टिकल ब्रेन ऊपर वाला है इस वाले जॉइंट पर, और नीचे वाले में कहा कि जो न्यूक्लियस पॉइंट है ब्रेन के भाग में, जो न्यूक्लियस है जो बहुत कंट्रोल कर दे कई चीजों को, वहां पर हमारे आत्मा को हम लोगों ने मान दिया। इस तरह हम लोगों ने इसमें चर्चा रखा था और ये हम लोग पढ़ा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसको बढ़िया लिखा हुआ है। अब इसमें जो लिखा हुआ है असात में इंद्रियात संयोग, तो ठीक है, यहां से हम लोग चर्चा करेंगे भाई ये क्या असात में इंद्रियात संयोग है, क्या क्या क्यों कह रहे हैं भाई इसका वो है। तो असात, सात माने क्या है, जो सिंक्रोनाइजिंग वाले हो, जो दोनों से एक, जो हमारा अनुकूल, हम कह रहे हैं कि हमारे इंद्रियार्थ क्या है, इंद्रिय के विषय। इंद्रिय के विषय हम लोग क्या बता सकते हैं, इंद्रिय हम लोग कहते हैं, हमने पढ़ा ना कि 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो अगर ये ज्ञानेंद्रियां हैं तो इनके विषय क्या हो सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? आयुर्वेद में इंद्रियों के विषय क्या है, कौन सी चीजों से हम जानते हैं कि क्या चीज जानते हैं, कौन सी चीज है, वही तो विषय होंगे। विषय माने जो, जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारा विषय ये है, हम कहते हैं ना सच विषय हमारा है हिंदी, हम कहते हैं इंग्लिश ये विषय है, हम कहते हैं बीएचबी ये विषय है हमारा। तो वहां कहाँ पढ़ता है, ब्रेन कैसे पढ़ेगा बोलिए? आयुर्वेद में पढ़ेगा शब्द से। शब्द बोलिए, कोई नहीं बोल पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या? हेमंत सिंह, बबली सिंह, अनिल शर्मा मैडम, रीता गांधी मैडम, शब्द स्पर्श रूप रसगंध यही तो है। यस सर। पढ़ते हैं भाई, शब्द को हम काना, हमारे कान सुनते हैं, स्पर्श को हमारी त्वचा टच करती है, रूप को हमारी आंखें देखती है, रस जीवा और गंध नाक, यही तो है, यही विषय है। इन इंद्रियों के, जो हमारी इंद्रियां हैं, इन ज्ञान इंद्रियों के यही 5 विषय हैं। इसके अलावा दूसरा नहीं पढ़ सकती, कान से आप देख नहीं सकते, है ना? तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं को हम लोग, तो इनके इंद्रियार्थ संयोग माने असात्व इंद्रियार्थ संयोग, इन इंद्रियों का अपने विषयों के साथ जो संयोग है, जो जुड़ाव है, वो अनुकूल न होना। इसको समझिए जरा ठीक से, फिर समझ लीजिए। देखिए पहले तो यही समझ लीजिए कि क्या असात में है, तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। असात माने जो अनुकूल, अनुकूल माने क्या, आप आए, आपने पढ़ा, बढ़िया अनुकूल लग रहा है, आपने कहा नहीं ये क्लास ठीक नहीं है, तो ये आपके प्रतिकूल हो गया। तो ये अनुकूल और प्रतिकूल का ये उदाहरण हो गया। तो असात माने अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे बताएंगे क्यों नहीं है। तो इन्होंने कहा कि असात में इंद्रियों का अपने विषयों के साथ जो मिलन है वो अनुकूल नहीं है, ये बात कह रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हेमंत जी, यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं? यही तो जानना है, अब समझ जाएंगे, नहीं तो अब आप उसको रटेंगे। और साथ में इंद्रिया सहयोग माने हुआ तो इंद्रियों का अपने अपने विषय, जो भी विषय उनके हैं, उनके विषयों के साथ कोई अनुकूल रिलेशनशिप ना हो। आप किसी से मिलने जाएं, उससे आपका अनुकूलता न हो तो लड़ाई हो जाएगी। यस सर। अनुकूल हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, दोनों अनुकूल, तो बड़े मित्र बन जाएंगे, है ना? वही चीज है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि इनका अनुकूल रूप से आपको करना है। अब आगे चलिए, यहीं पर ये यहां से शुरू होता है इसका, ये सब तो वो है। मेन यही पढ़िए पहले उसका, ये देखिए
ठीक है। आंखों का, अब देखिए पहला क्या है, मान लीजिए ये हमारा आंख कौन सी है, चक्षु वाली, चक्षु इंद्रिय हमारी कौन सी है, 3rd नंबर पे ना, अग्नि वाली। तो आंखों का देखिए आंखों का तीन, उन्होंने कहा था कि तीन, आयुर्वेद ने कहा कि 3 तरह के होते हैं, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। इन्हीं की वजह से यही असाध में क्या है, अनुकूल नहीं है तो अनुकूल 3 तरह का नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो, अगर प्रतिकूल है तो कैसे होगा, एक तो अयोग होगा, एक अतियोग होगा और एक मिथ्या योग होगा। 3 चीजें बता दिया कि अयोग, मिथ्या योग और अतियोग 3 चीजें हैं। अब आंखों का अतियोग देखिए कितना बढ़िया है, तेज चमक कांति वाले दृश्यों को अधिक देर तक देखते रहना। नॉर्मली कहा जाता है कि सूर्य की ओर अगर कभी आपको सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो आपको नहीं देखना चाहिए, उसकी आभा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बड़ी तेज हो जाती है, या कोई तेज चमक वाली चीज हो उसको लगातार आप देखते रहें तो आंखों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अधिक देर तक देखते रहने से आंखों का अतियोग होगा, आपने अति कर दिया, अति माने अधिक, संयोग तो किया लेकिन बहुत देर तक करते रहे, तो ये अगर आप है तो ये आंखों का अतियोग है, तो ये भी रोग का कारण हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, है ना। तो आप बाद में करते रहे लीवर 2-3 सीडेट, फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि आंखें खराब हो चुकी हैं। तो ये फिर चमकीले पदार्थ और कोई प्रकाश को बिल्कुल न देखना कि हम देखेंगे नहीं, ये आपका अयोग है, मतलब आप योग ही नहीं, आप जोड़ना नहीं चाहते उससे, ये बिल्कुल न देखना अयोग है। और उससे दूर रहना नेत्र इंद्रिय का अयोग, ये करा भाई हम देखेंगे नहीं या दूर रहेंगे। तीसरा मिथ्या योग, मिथ्या योग को समझना कठिन है, वही सरल है, वही उसी को समझाना है। बुरी चीजों को, डरावनी चीजों को, आशाजनक चीजों को, उग्र स्वरूप वाले घिनौने दृश्यों को देखना मिथ्या योग है। आपने देख लिया, हट जाइए वहां से, इनको कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं तो इन चीजों को देखने की जरूरत क्या है। ऐसी वस्तुओं को देखने से अनेक हानियां होती हैं। आधुनिक काल में प्राय बच्चे फिल्म देखने अध्यस्त हो जाते हैं तो शारीरिक और चारित्रिक दोष उत्पन्न होते हैं, तो कालांतर में महारोग का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि ये तो भौतिक है, इससे पराभौतिक चीजें प्रकट होती हैं। ये क्या है, पराभौतिक है, पराभौतिक के पास में सब इंद्रियां रखी गई, याद कर लीजिए, स्किन को छोड़ दीजिए, त्वचा को, सारी इंद्रियां हमारी कहां पर है, ज्ञान इंद्रियां, कान, आंख, नाक, मुंह, सब इसी के पास में है, सब अपने पास। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां सुर बैठे कर थाना, और आवत देखत विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी। तो बुरी चीजों को, डरान इन चीजों को लगातार देखना, सो आप उसमें परेशानी जो होगी वो 2 चीजें होंगी, केवल आंख नहीं खराब होगी, उसके साथ साथ मनस, जो मानसिक परिवर्तन होगा वो भी होगा, क्योंकि पराभौतिक परिवर्तन नहीं होगा। श्रवण इंद्रिय, बादलों का जोरदार गर्जन, नगाड़े के शब्द, अहंकार युक्त वाणी और गुस्से से जोरदार चिल्लाहट आदि शब्दों की ध्वनि को अधिक सुनना कान के विषय, ये लगातार सुनेंगे तो कान का पर्दा फट सकता है, या उतनी हीट हो जाएगी तो अल्टीमेटली फिर आपको सुनाई कम पड़ने लगेगा, उतनी ही आवाज में आपको सुनना पसंद आएगा, तो उतना सुनने हर आदमी नहीं बोलेगा तो सुनाई पड़ना बनेगा। और ऐसी ध्वनि को बिल्कुल सहन न कर पाना, ये आपका अयोग है, बिल्कुल हम सुन ही नहीं सकते, ठीक है। कठोर शब्द और प्रियजन के विनाश और अनिष्ट संबंधी बातों को सुनना, हानि सूचक, तिरस्कार, अपमान सूचक, भय सूचक शब्दों को सुनना,
श्रवणेंद्रिय का मिथ्या योग है। आप कोई आपके गुरु की बुराई कर रहा है, आपके कोई उसकी बुराई कर रहा है, हट जाइए वहां से। कोई आवश्यकता है कि आप सुने। आपके प्रिजन को आपको खराब बात बोल रहा है, हट जाइए वहां से। लेकिन लगातार आप सुन रहे हैं तो ये आपका मिथ्या योग है। ये भी आपकी, ऐसा नहीं कि ये आपको, ये भी आपकी गलती है, ये भी मिथ्या योग आपका है। सूंघने वाले में देखिए, नाक, तेज लार्ज मिर्च, काली मिर्च का धुआं, इत्र आदि तेज गंध वाली वस्तुओं के प्रति आकर्षण, ये घ्राणेंद्रिय का अतियोग है। बहुत तेज सेंट हो, बहुत काली मिर्च का धुआं लगातार आप हो रहे हो, सूंघते हो खूब, तो यानी ये आपको अल्टीमेटली नुकसान करेगा और आपको कोई ना कोई रोग होगा। रोग की बात कर रहे हैं ना कि इनसे रोग होगा, तो इनसे रोग हो जाएगा। और किसी प्रकार की गंध को बिल्कुल ना सूंघना, ये अयोग है। हम तो उसके लिए लीवर, आप पढ़िएगा आगे, उसे लीवर समझ में आएगा कि भाई गड़बड़ है ये, तो लीवर अपना आप एक तर्क तय कर लेगा कि ये तो एलर्जी हो जाएगी। दुर्गंध, अपवित्र गंध, सड़न युक्त गंध को सूंघना, मरे हुए शरीर से निकलने वाली गंध को सूंघने में रुचि रखना मिथ्या योग है। इन सब के कारण बीमारी हो जाएगी। जीभ में कारण देखिए, रुचिकर या रुचिकर रसों का अधिक से अधिक सेवन करना उसका अतियोग है। जो अच्छी पसंद है, आपको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, आपने लगातार 10-12 कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो अल्टीमेटली नुकसान तो करेगा ही। एक आदमी कहीं पी लिया तो ठीक है। कोई भी रस, उदाहरण के लिए आज के बच्चे स्नैक्स, फास्ट फूड, चाट, मिठाई, ये अगर लगातार डेली, तो कहीं ये आपका अतियोग है। बच्चों या बड़ों किसी का भी विशेष रस वाली वस्तुओं का सेवन न ही नहीं करेंगे, हम ये नहीं पिएंगे, तो वो आपका अयोग है। एक सेकंड, ये अनेक प्रकार के रस वाले पदार्थों को मिलाकर अच्छा, अब अनेक प्रकार के रस वाले पदार्थों को मिलाया आपने और उसको बना के पी रहे हैं, तो ये भी एक जीव का मिथ्या योग है, क्योंकि ये जानते नहीं कि कौन से केमिकल कैसे यूज कर रहे हैं। फिर त्वचा के अधिक ठंडा और अधिक गर्म पदार्थों का स्नान, लेप, उपटन आदि में अधिक सेवन करना, ये त्वचा का अतियोग है। लगातार देखिए, एक आध बार करना ठीक है, लगातार कर रहे हैं तो अतियोग है। बिल्कुल सेवन न करना अयोग है। और उनको नियम, कोई नियम होगा, उस नियम पूर्वक सेवन न करना, ये आपका त्वगिंद्रिय के त्वचा वाले उदाहरण है, मिथ्या योग है। उक्त पांचों इंद्रियों में स्पर्श इंद्रिय मतलब त्वचा वाला सबसे अधिक, इसको मॉडर्न साइंस में इसको कहा गया है जनरल सेंसेस, क्योंकि ये जनरल सेंस की, ये सबको, इससे स्पर्श, ताप, टेम्परेचर, दाब, पिन, इन सबका, तो स्पर्श का ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि कई चीज समझती है। तो त्वचा की व्यापकता आयुर्वेद में बताया गया है कि ये त्वचा ऐसी इंद्रिय है जिसका सब इंद्रियों के साथ संबंध होता है। ये स्पर्श से जान जाती है कि आप किसका स्पर्श है। ये भी जब देख नहीं रही है, लेकिन आपने आंखें बंद किया और बताया तो उसने बता दिया कि हमारा प्रिय कोई व्यक्ति है, उसका स्पर्श। तो ये, तो इस तरह ये हम लोगों ने जो मतलब उसके असाध्य इंद्रियात संयोग का ये कंसेप्ट हुआ। हम लोग यहीं पर इसको रोकते हैं, फिर हम लोग अगली बार में इसके बाद चर्चा करेंगे, तो फिर कर्म के अतियोग की बात करेंगे। काल हो गया और ये असाध्य इंद्रियात संयोग हो गया, फिर हम लोग कर्म की बात करेंगे कि कर्म की अतियोग या कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग यहीं पर रोकते हैं। तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद करते हैं।
जैसे हम लोग चाइनीज में पढ़ते हैं कि इन और यांग दोनों के आधार पर ही हम सारे चीजों को तुलना कर सकते हैं कि अगर इन यांग को जानते हैं तो वही कर्म अधिकता और न्यूनता उसका रिप्रेजेंटेशन है, वही ठंडा गर्म का रिप्रेजेंटेशन है, वही आंतरिक और बाहरी का है। वैसे ही खेमका सर का एक पहला वो है कि ईच वन रीच वन अपने आप में पर्याप्त है। अगर ईच वन रीच वन के पास जाएगा, यही हमारी कंटिन्यूटी अगर रहेगी तो हम इस अपनी थेरेपी को आगे बढ़ा सकेंगे और तभी हम पीड़ित मानवता का उद्धार कर सकेंगे। तो इसको पुनः याद करते हुए उनके शब्दों को कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ब्रेक देते हैं और हम लोग फिर कल हमारी क्लास नहीं होगी और हम लोग मिलेंगे